ये पूरा टॉपिक है, इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल तुम्हारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ना आए तो ये मूंछ कटवा दूंगा मैं। शॉर्ट है, क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसको स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बुक रखना है एनसीईआरटी दोस्त अपने पास, और वो एनसीईआरटी से पूरा फ्लो समझते चलना। तेरे भाई की जिम्मेदारी है कि ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो आइडियाज हैं ये पूरे यूरोप में फैलना चाहिए। ठीक है, ला भाई लीक कर दें। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसको स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पूरे चैप्टर में 8 से 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसपे तुम्हें शॉर्ट है, क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, ला भाई लीक कर दें। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी क्या है, पूरी एसेंस जो है एक लाइन में मैं समझा रहा हूं। 1748 में क्या होता है, फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है। मोनार्क था लुईस 16 को लोग पलट देते हैं। ठीक है, और अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक पूरी पावर होती थी मोनार्क्स के पास में। डेस्पोटिस्ट रूल्स होते थे जहां पे मोनार्क्स सब कुछ अपने हिसाब से करते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, तो इट मार्क्ड वन सिग्निफिकेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को वाटरशेड इवेंट कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जनता ने राजा से पावर ली थी कहीं पे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू पीपल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली ना, तो इससे क्या हुआ ना, इससे द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा होता है। एक तरह से एक नया युग प्रारंभ होता है कि अब लोगों के पास पावर आई। लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपने देश को आजाद कर लिया, मोनार्क को हटा दिया, सिर्फ उससे काम नहीं चल जाएगा। देश के अंदर के लोगों को भी तो आपस में एकजुट महसूस करना होगा ना। सिंपल चीज है। तो देश के अंदर के लोग आपस में एकजुट महसूस कैसे करेंगे? तो फ्रांस में मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो फ्रांस में क्या है, मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए, और वो मल्टीपल स्टेप्स क्या उठाए गए, उस पे सीधा सीधा सवाल आता है कि व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन इन फ्रांस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब ये सिर्फ आजादी पा लेने से लोग एकजुट नहीं हो जाते, बड़ी गहरी बात है। आजादी पा लेने से लोग एकजुट नहीं हो जाते, तो लोग एकजुट हुए कैसे फिर फ्रांस में? तो फ्रांस में लोगों ने एकजुट होने के लिए इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। क्या था ये प्रिंसिपल? तो सबसे पहले वहां पे द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस्ड। आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटियोन क्या होता है? तो कोई भी सर नहीं है, कोई भी मैडम नहीं है, ठीक है, तो सब सिटीजन है। ठीक है, ले सिटियोन मतलब सारे लोग देश के नागरिक है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, सब देश के नागरिक है। फिर उन्होंने ला पैट्रिया मतलब फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत माता है, हमारी मातृभूमि है, वैसे उन्होंने बोला क्या कि फ्रांस उनके पिता है, उनकी पितृभूमि है। तो जिससे क्या आदमी एसोसिएटेड फील करेगा। समझ में आया? तो हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड? तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट क्या है? द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन। दूसरी चीज, ट्राई कलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या था, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग चलता था। तुमने कभी सोचा है जब भी किसी प्रकार की क्रांति होती है तो झंडे पहले क्यों बनाए जाते हैं? हाँ सर, क्रांति में लड़ाई होगी तो झंडे में से डंडा निकाल के लड़ाई चालू कर देंगे। नहीं, वो झंडे का एक महत्व होता है। क्या कि उस झंडे को आदमी प्रतीक की तरह मानता है। कैसे प्रतीक की तरह मानता है? कि यार जितने भी लोग हम यहां खड़े हैं, हम सब इस एक सिंबल के लिए खड़े हैं, हम इस सब एक सिंबल से जुड़े हुए हैं। तो वैसे क्या है कि लोगों के अंदर वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर लाना थी, तो उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा के ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस करा। तीसरा क्या कि जो पहले की स्टेट असेंबलीज चलती थी ना, तो फॉर्मर स्टेट असेंबलीज जो चलती थी उनको क्या किया गया, स्टेट असेंबलीज को उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, नेशनल असेंबली इलेक्ट करा। फॉर्मल स्टेट असेंबलीज जो थी उन्हें अबॉलिश कर दिया, और नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, नेशनल असेंबलीज बनाए गए। स्टेट जनरल को खत्म करके अब नेशनल असेंबली बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये रेवोल्यूशन के लिए लड़ा जा रहा था तो उस समय पे कुछ लोग शहीद भी हुए, कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई ना, तो उनके लिए हिम्स वर कंपोज्ड, एक तरह से गाने गीत कंपोज किए गए, और मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, जो शहीद हुए उन लोगों को एक तरह से क्या गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई। ऐसा फिर क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो अलग अलग तरह से फ्रांस में अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी, अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट चल रहा था, सबको हटा के उन्हें क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए जहां पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम सेटअप किया गया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज की गई। फिर क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स बहुत ज्यादा बोली जाती थी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो अलग अलग भाषाओं को खत्म करके क्या कर दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को एज ए कॉमन लैंग्वेज यूज किया गया कि पूरी जगह क्या बोली जाएगी, एक भाषा बोली जाएगी, और वो भाषा कौन सी होगी, फ्रेंच होगी।
ठीक है, सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको खत्म कर दिया। अब क्या हो रहा है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो आइडिया ऑफ नेशन निकल के आया, लोगों को राष्ट्र बनाने के लिए जो लोगों ने प्रयास किए, अब अच्छे विचार तो आग की तरह होते ना, फैलते चले जाते हैं। तो वही यहां पे भी हुआ। क्या? दिस आइडिया वाज कैरीड टू द होल यूरोप। फ्रांस में जैसे जैकोबिन क्लब था, 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे जैकोबिन क्लब जगह जगह और स्टैब्लिश होने लगे अलग अलग देशों में। फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने सोचा कि तेरे भाई की जिम्मेदारी है कि ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो आइडियाज हैं ये पूरे यूरोप में फैलना चाहिए। और जब इस बीच में आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे, तब वहां पे फ्रेंच में एक मिलिट्री जनरल था। वो मिलिट्री जनरल पावर में आता, और इतना पावर में आता है कि वो फ्रांस में अपने आप को एज ए डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो वो मिलिट्री जनरल पावर में आता है और वो अपने आप को एज ए डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लेता है। तो वो मिलिट्री जनरल कौन था? वो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट। वो नेपोलियन बोनापार्ट स्लोली ग्रेजुअली इतना पावरफुल होता है कि वो फ्रांस को अपने अंडर में ले आता है, वो फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है, तो नेपोलियन एंड द सिविल कोड ऑफ 1804। अब आगे क्या होता है ना कि जब ये नेपोलियन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावरफुल होता है, तो नेपोलियन पावर में आने के बाद में 1804 में अपना खुद का एक नेपोलिक कोड स्टैब्लिश करता है फ्रांस में, और यही नेपोलिक कोड फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी फ्लरिश होगा। वो नेपोलिक कोड क्या था? ठीक है, तो नेपोलिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, इस सिविल कोड ऑफ 1804 के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर नेपोलिक कोड ऑफ 1804 से क्या समझ में आता है आपको? तो उसमें भी ये आंसर बनेगा एक पूरा का पूरा, क्या कि नेपोलिक कोड ऑफ 1804 जो है, तो इस कोड के तहत प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर अबॉलिश्ड। ठीक है, जो जन्म के आधार पर लोगों को अधिकार मिल जाते थे कि राजा के घर में पैदा हुआ है तो उधर राजा बनेगा बेटा, तो ऐसे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो थे, नेपोलियन ने आते से ही खत्म कर दिया था, कि जिससे क्या हो, सोसाइटी में थोड़ी इक्वालिटी आए। नेपोलियन अच्छा आदमी था सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करा। ऐसा नहीं है कि आप राजा हो तो आपके ऊपर कोई वो नहीं चलेगा मुकदमा, या फिर आप नोबल हो, क्लर्जी हो, तो क्या है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ खत्म करे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया गया, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है? पहले क्या होता था, एक राजा होता था, सामंतवाद कहते हैं फ्यूडल सिस्टम को। पहले ये होता था कि एक राजा होता था, वो राजा के पास में इतनी बड़ी टेरिटरी थी, तो वो राजा अपनी टेरिटरी के छोटे छोटे हिस्से कर देता था, और यहाँ पे एक बोना राजा बिठा देता था। ठीक है, छोटे राजा को, मतलब अब ये छोटे राजा जो होते थे ना, तो ये छोटे राजा क्या करते थे, अपने हिसाब से राजा के एब्सेंस में लोगों को परेशान करते थे। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम जो था, ठीक है, ये फ्यूडल सिस्टम जो था, सामंतवाद, दिस वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। दिस वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक क्यों? क्योंकि ये इनको परेशान करेगा, और ये जो बोने राजा रहेंगे, ठीक है, छोटे राजा, ये क्या करेंगे, अपने अंडर में आम जनता को परेशान करेंगे। तो इस फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया उसने। फ्यूडल सिस्टम की जगह क्या किया, नेपोलियन ने बोला कि राजा कोई नहीं रहेगा, ठीक है, तुम सब क्या रहोगे, तुम सब एक एक टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रहोगे, तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा। तो गवर्नमेंट सर्विस जैसी चीज ले आया। अगर आप किसी और को राजा बनाने लगोगे तो वो क्या करने का, बाजा बजाने लगेगा, वो समस्या थी। ठीक है, तो अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फाइन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड मतलब क्या है कि पहले है ना, ट्रेडर्स को एक साथ ग्रुप नहीं बनाने दिया जाता था, जिससे ट्रेडर्स को नुकसान होता था। तो नेपोलियन ने क्या बोला, इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए, तो उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड मतलब ट्रेडर्स वगैरह की जो यूनियन रहती है, उनको यूनियन बनाने की पूरी पूरी आजादी दी, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो है, इसमें यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया, इन सारी चीजों को इंप्रूव किया। और ये सारे चीजें जो है, बाहुबली में देखा होगा तुमने, सामंत था ना देवसेना के पापा थे, भैया थे, जो भी थे। तो क्या हो रहा है कि ये सारे चेंजेस सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर जिसे हम नेपोलिक कोड कहते हैं, उस नेपोलिक कोड में थे। तो अब यहां से अगर आगे बढ़े, जब नेपोलियन इतना ही अच्छा था तो गले मिल जाते, लटक जाते, क्यों नेपोलियन को बेचारे को मरवा दिया, है ना? अच्छे आदमी के साथ यही होता है। तो अगर हम देखें तो जहां जहां नेपोलियन जो है, इन द एरियाज कंकर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। ठीक, तो शुरुआत में जिन लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया एज द हारब्रिंगर ऑफ लिबर्टी, कि नेपोलियन आया, इक्वालिटी लाया, आजा नेपोलियन आजा, उन्हीं लोगों को बाद में समझ में आया कि नेपोलियन आ तो रहा है, नेपोलिक आर्मी लेके आता है, वो सिविल कोड हमारे यहाँ इंप्लीमेंट कर देता है, सारी चीजें सही करता है, लेकिन लोगों को बाद में समझ में आता है कि एट दी एंड हम बन तो गए नेपोलियन के गुलाम। जैसे नेपोलियन ने मान लो स्विट्जरलैंड पे कब्जा किया, स्विट्जरलैंड के राजा को चाटे चाटे मारे, स्विट्जरलैंड के राजा हट गया वहां से, लेकिन अब स्विट्जरलैंड तो किसके अंडर में आ गया,
नेपोलियन के अंडर में, अब स्विट्जरलैंड तो नेपोलियन के अंडर में आ गया। तो लोगों को बाद में समझ में आया क्या कि जो उनका इनिशियल एंथुसियाज्म था ना कि नेपोलियन हमारे राजा को मार, तो बाद में समझ में आया कि हमारे राजा को मार के नेपोलियन, अब नेपोलियन हमारा राजा बन गया है, ठीक है, डिक्टेटरशिप आ गई नेपोलियन की। तो इसीलिए जो शुरुआत का एंथुसियाज्म था, जो शुरुआत का उत्साह था ना, वो दैट टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। तो जिन लोगों ने शुरुआत में नेपोलियन को बहुत वेलकम किया, बाद में वही लोग नेपोलियन को क्या करने लगे, बाद में वही लोग नेपोलियन को अपोज करने लगे। आगे बढ़ते हैं अपन। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन डाइवर्स यूरोप? कि यूरोप में इतनी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, और वो लोग सारे आपस में एकजुट आए और देश बना दिया उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये वो सवाल है जिस सवाल पे पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़े, यूरोप में उस समय पे दो तरह के लोग थे। एक थे एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? द क्लास यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। ये लिखने का तरीका है, बस यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एरिस्टोक्रेट्स मतलब बड़े लोग। बड़े लोग कौन? तो आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में कुछ ऐसे लोग थे जिनका इकोनॉमिक लेवल एक जैसा होता था, जिनके पास सबके पास क्या है, जिनके पास सबके पास में पैसा होता था अंधा, ठीक है, जो कि क्या है, डिप्लोमेसी के पर्पज से एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेट करती थी, तो चाहे वो पोलैंड में रह रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में रह रहे हैं, चाहे वो जर्मनी में रह रहे हैं, फ्रेंच सब बोलते थे। कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, बड़े बड़े लोग जो थे, ठीक है, वो थे यूरोप में, डोमिनेट करते थे। दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय द मैरिटल टाइज, शादी आपस में करते थे। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए वो कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे। दे यूज्ड टू ओन अ लार्ज स्टेट्स, मतलब ये उनके ट्रेड्स बता रहा हूं मैं। एरिस्टोक्रेट्स के ही पैरेलल में एक और सेक्शन था, एक और सेक्शन ऑफ पीपल थे, दे वर नोन एज मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास आप हम सब, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, एंड अ मिडिल क्लास, ठीक। तो ये जो है, ये मिडिल क्लास के रूप में इमर्ज होके आई, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। जो लोग क्या थे, जो लोग पैसे के बदौलत पढ़ पाए तो उन्हें ये समझ में आया कि यार ये एरिस्टोक्रेट्स तो बेफिजूल के ही प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय कर रहे हैं, इनके तो मजे ही मजे, ठीक है। तो हु गेव देम पावर टू रूल ओवर अस? इस तरह से इन्होंने क्या, पढ़ने के बाद में इनका दिमाग खुल गया, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन करना सीखा, इन्होंने आवाज उठाना सीखा। तो ये मिडिल क्लास के लोग जब आए ना, तो ये मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, इन एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर सवाल उठाए, और जब आप सवाल उठाओगे तो आपको जवाब मिलेगा। और वही होता भी है कि मिडिल क्लास के सवालों का जवाब था एक आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है विच डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम कह सकते हैं मोनार्क्स, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। तो इस लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को अपन दो कंटेक्स्ट में समझेंगे, दो कह सकते हैं, दो डायमेंशन में समझेंगे। पहला डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन। तो उस समय पे क्या होता था ना, राजा वाजा होते थे, राजा जो होते थे तो वो ऐसा है कि मैं राजा, मेरा बेटा राजा, और उसका बेटा राजा, मेरा पोता राजा, राजा राजा राजा, ठीक है। तो सब ऐसे ही चलता था, राजा राजा वाला सिस्टम। तो देयर वाज नो कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई सरकार रूल कर रही है तो मेरी इच्छा से बनेगी वो। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पॉलिटिकली ये चाहती कि देयर शुड बी गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सरकारें बने तो सरकारें लोगों की इच्छा से बने, ठीक है। इच्छा से कैसे, कि हम वोट दे पाए, ठीक। एंड टू ऑटोक्रेसी। और ये जो मोनार्क्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, अंधाधुंध तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इनकी शक्तियों के ऊपर लगाम लगाया जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को भी खत्म किया जाए। तो इस तरह से आपको समझ में आया क्या, कि लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, जिसका पॉलिटिकल मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कंसेंट के द्वारा बननी चाहिए, ऑटोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया जाए। तो इकोनॉमिकली क्या होता था ना, उस समय राजा चीजों को बहुत कंट्रोल करके रखता था। तो पीपल वर नॉट फ्री कि वो अपने हिसाब से ट्रेड कर लें, पैसा कमा ले, ये सारी चीजें, लोगों को वो आजादी नहीं थी। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब, या फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट। स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस जो होती थी ना, कि सरकार जो बंदिशें लगाती थी, उन बंदिशों को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। अननेसेसरी टैक्स जो लगाए जाते थे, तो टैक्स ना लगाया जाए, क्यों, क्योंकि वो लोगों को रोकते थे टू डू बेटर। तो ये वही चीज है, क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन में लिबर्टी की बात कर रही है जो आइडियोलॉजी, वही आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वाज द आउटपुट ऑफ द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया जैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। अब आगे अगर हम बढ़े ना, तो वैसा ही एक कदम किसके द्वारा लिया गया, प्रूशिया के द्वारा लिया गया इकोनॉमिक लिबरलिज्म के टुवर्ड्स, कि उन्होंने क्या किया, 39 स्टेट्स की एक कॉन्फेडरेशन को क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसे ज़ोल्वेरिन कहा गया। ये जो ज़ोल्वेरिन था,
इस डॉल्वरिन में आपको क्या देखने को मिलता है, इस डॉल्वरिन में जो नंबर ऑफ करेंसीज थी, 30 प्रकार की करेंसी चलती थी, तो उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जो अंदर अंदर टैक्स लगते थे, उन्होंने बोल दिया नहीं, इतने पूरे में एक ही टैक्स लगेगा। ठीक, अब आते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पे। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्यों लिखा है वो मैं कहानी बताता हूं तुम्हें, कि नेपोलियन पावर में आया 1804 में, जैसे उसने नेपोलिक कोड लेके आया। नेपोलिक कोड से उसने क्या किया, एक तरह से पूरे यूरोप में कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जा जाके उसने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया। सारा सब कुछ चल रहा था बढ़िया नेपोलियन का काम। ये जो नेपोलियन था, तो अब ये नेपोलियन जो है स्टैब्लिश किंग्स और क्वींस को क्या कर रहा था, हटाते जा रहा था और खुद को स्टैब्लिश कर रहा था। तो सारे राजा रजवाड़े जो थे उन्होंने सोचा कि नेपोलियन का तो गेम बजाना पड़ेगा ना वैसा। तो जो भी रूलिंग क्लास के मोनार्क, मतलब रूलिंग क्लास के लोग थे, मोनार्क्स थे, इन लोगों ने क्या किया, टीम अप कर लिया। टीम अप कैसे किया, तो पर्ब नेशंस के बारे में बता रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक है। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है। पर्ब, पर्ब आपकी क्लास में यानी पर्ब हिंदी क्लास, ठीक है। तो ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जो 4-5 देश थे ना, 4 देश थे, ये चारों देश एक साथ आते हैं और ये घेर के नेपोलियन को मार देते हैं 1815 में। नेपोलियन को जब ये घेर के मार देते हैं ना, तो नेपोलियन को मार देने के बाद में ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, अब अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये सारे लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इनका ग्रुप जो है तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव्स का ग्रुप। क्यों, क्योंकि हु वर कंजर्वेटिव्स ये क्लास 9 में भी पढ़ा है। तो वो लोग जो ओल्ड रूलिंग क्लास के लोग थे, जो मोनार्क्स थे, जो चेंज नहीं चाहते थे, जो पुराने सिस्टम से ही चलना चाहते थे, लेकिन इस बार जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने देखा कि यार इफ चेंज इज फॉर गुड देन व्हाई शुड नॉट वी चेंज आवरसेल्फ। तो उन्होंने देखा कि अगर मॉडर्न चेंजेस से कंजर्वेटिज्म और स्ट्रांग हो रहा है, जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमें ही फायदा मिल रहा है, तो भले ही वो नेपोलियन ने लाया हो, हम अडॉप्ट कर लेंगे उस चीज को। अब यूरोप में जब मोनार्कीज वापस आ रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि भाई पार्टी तो बनती है। क्यों, क्योंकि दे वर कमिंग बैक इनटू द पावर। तो इसीलिए सारे कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन दे मेट एट वियना। वियना कहां है भाई साहब, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में बैठ के मीटिंग करते हैं, कुछ संधि साइन कर लेते हैं, एग्रीमेंट। तो वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं वहां पे, ठीक है। एग्जाम में आता है बार बार कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या है बताओ, ठीक है। व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप आफ्टर 1815, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रीटी ऑफ वियना, किसी भी तरह से सवाल आ जाता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक नाम है ड्यूक मेटरनिक, ये नाम भी ध्यान रखना दोस्त। क्यों, क्योंकि ये ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मतलब होता है राजकुमार, ड्यूक मतलब वो छपरी वाली गाड़ी नहीं। ड्यूक मेटरनिक वॉज द राजकुमार ऑफ ऑस्ट्रिया। वियना में इस मीटिंग को होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने, क्योंकि वियना इज इन ऑस्ट्रिया एंड ही वॉज द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ने इस मीटिंग को होस्ट किया। और इस मीटिंग का आउटकम क्या निकल के आया, ये ध्यान रखना है अब आपको। तो एग्रीमेंट में अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट में ये सारी चीजें थी। द एग्रीमेंट वॉज बेस्ड प्राइमरली ऑन अनडूइंग ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग द नेपोलिक वॉर। जैसे नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस लाए, तो बहुत सारे मोनार्क्स वगैरह को हटा दिया और ये सब कुछ किया ना। तो मेन एम इस ट्रीटी का यही था कि जो नेपोलियन ने उथल पुथल करी है ना, उस उथल पुथल को कंट्रोल किया जाए। बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। जो बॉर्बन डायनेस्टी के राजा थे लुई 16। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी। फ्रांस जो नेपोलियन के टाइम पीरियड में फूल के गुब्बारा हो गया था ना, उसको क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी उनको फ्रांस से छुड़ा ली गई। उसके बाद में सीरीज ऑफ स्टेट्स वर ठीक है सेट अप अराउंड फ्रांस टू कंट्रोल इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन, ताकि फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन हो, उससे डायरेक्ट प्रूशिया को, ऑस्ट्रिया को, रशिया को, ब्रिटेन को इंपैक्ट ना हो। इस पूरी ट्रीटी का मेन इंटेंशन पता है क्या था? इस ट्रीटी का मेन इंटेंशन था टू रिस्टोर द मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जितना भी धमा चौकड़ी मचाई थी ना, उस धमा चौकड़ी को क्या करना है, रिस्टोर करना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई, बधाई हो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई, बधाई हो।